अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़ीशान बशीर। आजकल हर जानिब सियासी सूरत हाल ही ज़ेर बहस है। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ इसी से करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना के लिए मुशावरत तेज़ कर दी है। मुतवक्के वज़रा में जलील अब्बास जिलानी का नाम शामिल है। शुएब सडल, एहसन भून, सरफराज बुगटी और जुल्फ़िकार चीमा के नाम भी ज़ेर गौर हैं। जबकि ये कहना है कि साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी को वज़ारत इत्तलात हफीज़ शेख और बैंकर सुल्तान अली अलाना के नाम बतौर वज़ीर ख़जाना के तौर पर लिए जा रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना को भी मुख्तसर रखने का फैसला किया है, जबकि उनका कहना है कि प्रोटोकॉल कम होगा, इखराजात को भी कम किया जाएगा, क्योंकि मुल्क में अब बदतरीन मौशी हालात हैं और इन्हीं हालात की वजह से उन्होंने फैसला किया है कि जो अवाम है उन पर बोझ डाला जाएगा। सबसे पहले निगरान काबीना की तश्कील के हवाले से एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। निगरान काबीना की तश्कील। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मुशावरत तेज कर दी। वजीर आजम का तमाम शख्सियात के प्रोफाइल का खुद जायजा लेने का फैसला। जराये के मुताबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने फैसला किया है कि मुल्क की माशी सूरत हाल के पेश नजर विफाकी काबीना इंतहाई मुख्तसर रखी जाएगी, क्योंकि कौमी खजाना मजीद माली बोझ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर आजम ने हदायत की है कि इनका प्रोटोकॉल भी कम से कम रखा जाए, ताकि अखराजात में कमी के साथ दौरान सफर शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा न हो। जराये के मुताबिक निगरान वज़रा के लिए जिन नामों पर गौर किया जा रहा है, इनमें जलील अब्बास जिलानी, शुएब सडल, अब्दुल हफीज शेख, एहसन भून, सरफराज बुगटी और जुल्फ़िकार चीमा सहरे फहरिस्त हैं। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मुशावरत का सिलसिला जारी है कि निगरान काबीना में कौन कौन शामिल होगा। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, जब निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी था तो आपकी जानिब से ये खबर दी गई थी कि जो नाम सामने आए हैं इनमें से कोई भी निगरान वज़ीर आज़म नहीं बनने जा रहा, और आप ही की खबर ये थी कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बनने जा रहे हैं। अब निगरान काबीना की तश्कील के हवाले से भी मुशावरत का सिलसिला जारी है, बहुत से नाम सामने आए हैं। आपके ज़राए क्या कहते हैं, क्योंकि आप हमेशा मुसद्दिक़ा खबर लेकर आते हैं कि जो नाम सामने आ रहे हैं क्या वही निगरान काबीना की जो है तश्कील में होंगे, वही निगरान काबीना का हिस्सा होंगे? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी जो बहुत सारे नाम सामने आए हैं, शायद ये तमाम नाम वज़रा की फहरिस्त में शामिल नहीं होंगे। कुछ नामों के बारे में हम निस्बतन बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि उनके इम्कानात ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर वज़ीर ख़ारजा के लिए जलील अब्बास जिलानी का नाम जो है ख़ासा मोतबर है, इसके काफ़ी रोशन इम्कानात हैं। इसी तरह से आपने नाम लिया सुल्तान अली अलाना का, जो बैंकर हैं और उनका रोल भी रहा है जो हालिया हमारी मुश्किलात हैं मुआशी उसके हवाले से, तो उनका नाम जो है वो भी खासा मोतबर लगता है। वज़ीर दाखिला के लिए मेरे इल्म में है कि सरफराज को कहा जा रहा था कि आप बन जाएं, लेकिन मुश्किल ये है कि वो इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे हैं। अच्छा। तो उनको कहा जा रहा है कि अच्छा ठीक है, फिर इलेक्शन से कुछ पहले आप इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन इसके बारे में यकीन के साथ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ नाम हैं जिनके बारे में हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि इनके इम्कानात ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो बहुत सारे नाम, हवाई फायरिंग भी काफ़ी हो रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें एहतियात करनी होगी और इंतज़ार करना होगा कि वज़ीर आज़म जिससे भी मशवरा कर रहे हैं तो वो मुकम्मल कर लें ताकि वो ऐलान हो जाए। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं जो कि हमारी तवक्कुआत भी थी कि ये पिछली जो दो हुकूमतें गुजरी हैं, पीटीआई की और जो पीडीएम की, तो वो जहाज़ी साइज़ काबीना ना हो 75 और 80 लोगों की, जितना मुख्तसर हो वो बेहतर है, और ये अच्छा है कि ऐसा ही हुआ है। सोलंकी साहब, ये फरमाइएगा कि मुशावरत तो निगरान वज़ीर आज़म कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम ये खबरें भी सुन रहे थे इंटरिम सेटअप आने से पहले कि जो निगरान काबीना बनेगी उसमें पीडीएम की मुशावरत भी शामिल होगी और इनकी मुशावरत से जो इनके मंजूर नज़र लोग होंगे वो काबीना में शामिल किए जाएंगे। इस हवाले से क्या इत्तलात है? मेरी इत्तलात उसके बिल्कुल बरक्स है। मुझे बहुत हैरानी होगी कि इन जमातों के कोई अरकान आएँ। सिर्फ एक ही सियासी शख्स इस वक्त है, उसका नाम अनवारुल हक काकड़ है,
اور وہ پہلے ہی اپنی جماعت سے اور اپنی سینیٹرشپ سے استعفیٰ دے چکے ہیں. یہ ایک سگنل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی ایک سیاسی سوچ تو ہوتی ہے، لیکن جو کابینہ ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہوگا. اچھا سر، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی ایک احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہم مشاورت نہیں کریں گے اس حوالے سے کہ کابینہ کا حصہ کون کون ہوگا. یہ بتا دیجیے گا کہ جو نئے نگران وزیر اعظم ہیں ان کے حوالے سے بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں. ان کا کہنا ہے پروٹوکول کم ہوگا، اخراجات کم ہوں گے، کابینہ کو بھی مختصر رکھا جائے گا. اس پر آپ کیا کہیں گے، کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ میرے خیال میں اگر بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کی ہے کہ ہم مشاورت نہیں کریں گے تو یہ اچھی بات ہے. اچھا، ان کو اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کو کسی کو بھی مشاورت نہیں کرنی چاہیے. ان کو الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے. اس وقت ان کا کام مشاورت کرنا نہیں بلکہ اگلے جو انتخابات ہیں اس کی تیاری کرنا ہے. باقی جو اقدامات ابھی تک سامنے آئے ہیں کہ جی کابینہ مختصر ہوگی، خرچے کم کریں، تو جو ملک کی معاشی حالت ہے اور عوام کا جو حال ہے اس میں اگر ایسے ہوں گے تو علامتی طور پر اس کو بہت اچھا سمجھا جائے گا. صحیح. سولنگی صاحب، بہت سی قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں الیکشن سے متعلق. اس حوالے سے پہلے بھی آپ کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن یہ بھی خبریں گردش میں ہیں کہ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی بھی تیاری ہے تاکہ لنگر آن کیا جا سکے انتخابات کے معاملے کو. اس بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں، ٹیکنوکریٹک نظام کا ہمارے آئین میں کوئی ذکر نہیں ہے، نہ کوئی گنجائش ہے. اور اس سے پہلے جو طویل آمرانہ حکومتیں رہی ہیں، چاہے ایوب خان کی 11 سال کی حکومت ہو، چاہے 2 سال کی یحییٰ خان کی حکومت ہو، چاہے ضیاء الحق کی 11 سال کی حکومت ہو، چاہے پرویز مشرف کا 9 سالہ اقتدار ہو، یہ طویل عرصہ جو ہے یہ ٹیکنوکریٹس کی حکومتیں تھیں. اسی وجہ سے ہم آج اس حال میں ہیں. تو ہم نے اگر پرانے تجربے اور پرانی غلطیاں دہرانی ہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا، مجھے کہیں سے ایسا اشارہ نہیں ملا کہ ہمارے ہاں کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ بننے جا رہا ہے. جو مختصر ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ اگر کوئی ہوگا تو وہ ہوگا جس کی قیادت انوار الحق کاکڑ کریں گے. اور میرا خیال یہ ہے کہ وسط فروری تک الیکشنز ہو جائیں گے. تبھی تو نواز شریف صاحب آنے کی تیاری کر رہے ہیں، ورنہ وہ کیوں آ رہے ہیں؟ اچھا سر، یہ بات آپ نے کر دی نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے. ابھی بریکنگ نیوز بھی ہمارے پاس تھی، تو یہ مصدقہ اطلاعات ہے کہ نواز شریف صاحب 10 ستمبر میں واپس آ رہے ہیں پھر؟ جی، میں تو کافی عرصے سے کہتا رہا ہوں کہ وہ ستمبر کے تیسرے ہفتے میں آئیں گے، وسط میں نہیں، کیونکہ 16 ستمبر کو چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہوں گے اور جب نئے چیف جسٹس صاحب قاضی فائزی صاحب حلف اٹھائیں گے تو اس کے بعد ان کے آنے کے امکانات زیادہ روشن ہیں. بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے ان کے امکانات صفر ہیں. اچھا سر، آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کا ذکر کیا. سر، آج صوبائی حلقہ بندیوں کے حوالے سے درخواستوں پر وہ سماعت کر رہے تھے اور انہوں نے آج بھی استفسار کرتے ہوئے پوچھا کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اگر ہم نگران سیٹ اپ کی بات کریں تو نگران حکومت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی معاونت کی جائے الیکشن کروانے میں. اب چیف جسٹس آف پاکستان 16 سپتمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن کیا اس سے پہلے کیا کوئی وہ بڑا فیصلہ الیکشن کے حوالے سے دے سکتے ہیں پنجاب کی اگر میں بات کروں؟ دیکھیں، چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں. ہمارے ہاں تو کئی وزراء اعظم کو گھر بھیجا جا چکا ہے. یوسف رضا گیلانی کی مثال آپ کے سامنے ہے، نواز شریف کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو کہنے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں کسی غیر معمولی فیصلے کی توقع نہیں کر رہا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط ہی ہوگی. ٹھیک ہے. اور آنے والے دنوں میں سیاسی حالات آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ایک سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی ہے اس کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں اب مزید تقویت آئے گی؟ دیکھیں، جو عدالتوں کے معاملات ہیں وہ تو عدالتوں کے معاملات ہیں، جو کیسز ہیں وہ ہیں. لیکن میرا خیال بھی نہیں ہے اور میری امید بھی نہیں ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ کسی جماعت کی حمایت میں یا کسی جماعت کو دبانے میں کوئی کردار ادا کرے گی. اگر ایسا ہوگا تو ان کی جو حیثیت ہے
एक गैर जानिबदार रेफरी और एम्पायर की, उस पर शुबहात और शकूक पैदा होंगे जो उनके लिए अच्छा नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुर्तज़ा सोलंकी साहब सीनियर तर्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। सियासी सूरत हाल और इंटरम सेटअप के हवाले से जो उनके पास खबरें होती हैं, यकीनन मुसद्दिका खबरें वो लेकर आते हैं, उस बारे में अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। तो नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि जिन्ना अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ दर्ज की जाने वाली FIR खारिज ना हो सकी, जबकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस जिन्ना अस्पताल के मुताबिक IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब अस्पताल इंतज़ामिया को सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ दर्ज की जाने वाली जाली FIR को खारिज करवाने के लिए दिए जाने वाले 48 घंटे का अल्टीमेटम अब ख़त्म हो गया है, जिसके बाद जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। और ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने आउटडोर में काम भी बंद कर दिया है, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुताबिक मुतालिबात की मंजूरी तक जिन्ना अस्पताल लाहौर की आउटडोर सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी और एहतजाज भी किया जाएगा। और इसी सिलसिले में यहाँ हड़ताल की गई है, बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ वार्ड्स में यहाँ पर काम जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस जिन्ना अस्पताल लाहौर डॉक्टर काशिफ खान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि ये मामलात क्या बेहतर तरीके से तय हो जाएंगे, इस चीज़ का इम्कान मौजूद है, या अभी ये हड़ताल, ये एहतजाज लंबा चलेगा आप लोगों का? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोनू न्यूज़ का, जिन्होंने जो हमारी आवाज़ जो है हमारी अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने में एक अहम किरदार अदा किया। सर देखिए, ये 3 अगस्त का ये वाक़या है। 3 अगस्त को ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि 2 पुलिस वाले जो है वो एंटर होना चाहते थे एक रूम के अंदर जहाँ की अपनी एंटिटी है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने रोका कि ये जो वहाँ पे औरतें जो वो जिंदगी की हालत में मौजूद हैं, वहाँ पर आप लोग नहीं जा सकते। लेकिन वहाँ के जो पुलिस अफसर थे, उनको ये बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने समझा कि मेरी शान में गुस्ताखी हो गई है, और उन्होंने वहाँ पे तशद्दुद भी किया सिक्योरिटी गार्ड पर, और जितना बालाए सितम कि उन पर FIR भी झूठी सर की, बिल्कुल झूठ का कलंदा FIR है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। और उस FIR बड़ी जिका खेज FIR है कि हमसे पैसे छीन लिए, हमारी घड़ी उतार ली। ये तो वो FIR है जो गली कुच्चे के जो लौंडे हैं वो एक दूसरे पर करवाते हैं। तो ये बड़ी मुद्दा कही थी। हमने अपनी गिरफ्तारी जितनी भी थी हमने हुकाम बाला तक पहुंचाई, अपने MS तक, प्रिंसिपल साहब तक, हमने जो डिफरेंट मीडिया की वसातत से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन सर इस चीज को कोई नोटिस नहीं दिया गया। और बिल मजबूर जी हमने ना चाहते हुए भी हमने आज की जो एहतजाज हमने किया, और जो हमारी बिल्कुल मौत का शिकार है। अच्छा, इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज भी मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ज़ैनब, बताइएगा कि सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है, पुलिस का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? अच्छा, बिल्कुल कुछ दिन पहले का ये मामला है जो कि पेश आया। लेबर रूम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस के दरमियान जो कि लड़ाई हुई, और फिर सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया। इस तरह आपस की लड़ाई में जो मामला सामने आया, इस वक्त तो ताहाल पुलिस की जानिब से कोई भी जो है वो मौक़िफ़ सामने नहीं आया, क्योंकि FIR दर्ज की जा चुकी है, और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये नाजायज़ FIR है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन ताहाल अब भी पुलिस की जानिब से कोई भी मौक़िफ़ ऐसा सामने नहीं आया, क्योंकि उनके ही अफसर के ऊपर तशद्दुद किया गया। तो जाहिर है वो इस बारे में आगे तफ्तीश को बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन इसी के बारे में अगर बात करें अस्पताल की, तो इस जानिब आज जो है ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने जो है वो एहतजाज का पहला दिन था, OPD को बंद कर दिया गया। ये आए रोज तो एहतजाज होते भी रहते हैं, ये लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें हर्ट जो है वो मरीजों का है। मरीजों को, लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़ैनब, साथ रहिएगा। डॉक्टर काशिफ साहब, ये फरमाइएगा कि ये FIR खारिज करवाने के हवाले से हड़ताल से पहले आपकी जानिब से किस तरह के इक़दाम किए गए? बाकायदा तौर पर कोई बात की गई, या अब अगर आप एहतजाज कर रहे हैं तो अब किसी के साथ बातचीत की कोशिश की जा रही है, या आपको किसी ने अप्रोच किया इस मामले के हल के लिए? देखिए, ये 3 अगस्त का वाक़या है, और 3 अगस्त के वाक़े के अंदर ग्रीव्ड हम लोग थे, हमें मार पड़ी, हम पर तशद्दुद किया गया, हमें गाली गलौज यहाँ पर दी गई। फिर बाद में पुलिस की नफरी बुलाकर यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मावराए कानून उनको उठाने की कोशिश की, उनको यरगमाल बनाने की कोशिश की, जिसको हमने नाकाम बनाया। और देखें सर, हम अपने 3 अगस्त से लेकर हम बारहा इंतजामिया को ये बता रहे हैं, किसी ने हमें अप्रोच नहीं किया। सर MS साहब गए हैं, MS साहब ने हमें बताया कि वो गए हैं यहाँ पे जो SP साहब से मिले, मेरे ख्याल में ये है कि उनका नाम शहजाद साहब, उनसे मिले। लेकिन सर वो सारी के सारी जो बातें धरी रह गई है, किसी ने कोई भी सर इस तरह तवज्जो नहीं दी। देखें, अब ये मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि अभी चैनल पर हमारी थी, देखें गरीब मरीजों का नुकसान हो रहा है सर, लेकिन गरीब मरीजों हुकूमत वक्त जिम्मेदार है, इस वक्त की जो हायर अफ्सर है वो जिम्मेदार है। कि हम बता चुके थे सर, हमारे पास और क्या तरीका है। 3 अगस्त के बाद आज जो है वो हमारा पहला रोज था स्ट्राइक का, कि देखिए इस खौफ हरास के माहौल के अंदर
जहां पर हमारे घरों के अंदर छापे मारे जा रहे हो, हमारी चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा हो, और फिर अस्पताल के अंदर भी हमारी मजहबी मुआशरती काफी रवायात के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा हो। सर इन लोगों को ये इनको सेंसिटिविटी का पता नहीं है। माइटी पंजाब से ये बात करते हैं। देखिए सर, जितने भी वाकयात हुए हैं जो इस वक्त अच्छा डॉक्टर काशिफ साहब, अब इस मसले का हल निकाल लें, क्योंकि हड़ताल की वजह से बेचारे जो गरीब मरीज हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमती या इंतजामी सतह पर मुज़ाकरात के लिए किसी किस्म की कोई पेशरफ्त हुई हो, आप लोगों का आगे का आलाही अमल क्या होगा, क्योंकि मसले को तो हल करना है ना। हम तो मसले के हल को चाहते हैं। हमने तो देखें जो 10-12 दिन का हमने वेट किया है, बारहा हम उनको बता रहे हैं कि देखिए हमारी कुछ ग्रीवेंसेस हैं, हम इस खौफ व हरास के माहौल के अंदर सर्व नहीं कर सकते, जहाँ पर हमारे घर वाले भी वो भी खौफजदा है, हम भी खौफजदा है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ अस्पताल से निकल पाऊंगा सही कि नहीं। कितने पुलिस वाले मुझे उठाकर तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। आईजी पुलिस को मुझे बताना चाहते हैं कि सर प्लीज सैयद मोहसिन नकवी साहब, आपका बहुत अच्छा कदम है कि आप अस्पतालों के अंदर आते हैं, बड़ी आप इस्लाहत लाते हैं, लेकिन पुलिस के अंदर भी इस्लाहत लाएं। पुलिस के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है। जंग के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या पेश है, वहां पर भी सीटीडी के अंदर जो पुलिस के अंदर छुपे हुए काले भेड़िए दहशतगर्द मौजूद है, जिन्होंने हमारे डॉक्टर साहब को बेमाना तशद्दुद करके कत्ल किया। चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर भी ये पुलिस मुलविस है। और जहां पर मुज़ाकरात का रास्ता निकालना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए, ताकि जो बेचारे मरीज हैं उनको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। डॉक्टर काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, की हमारी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज हमें इस वाक़े के हवाले से तमाम तर डिटेल्स बता रही थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हम सिंध के हवाले से। गैरत के नाम पर वहाँ कितने कत्ल किए गए, अब तक के आदाद शुमार क्या हैं, ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं नाजरीन। सिंध में गैरत के नाम पर 6 माह में 123 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। गैरत के नाम पर होने वाला कत्ल किसी खानदान के फर्द या अफराद का है, और यह कत्ल आम तौर पर इसी खानदान के किसी फर्द या अफराद के हाथों ही अंजाम पाता है। कातिल हमेशा दावा करते हुए नजर आता है कि मकतूल की कोई हरकत खानदान की बेइज्जती या शर्मिंदगी की वजह बनी, या मकतूल ने खानदानी रिवायात से बगावत की। गैरत के नाम पर कत्ल की वजूहात में ज्यादातर तलाक, अलहदगी, जबरी शादी से इनकार, खानदान से बाहर शादी की ख्वाहिश, नाजायज जिनसी ताल्लुकात, हम जिनसियत, इस्मत दरी या जिनसी हमले शामिल हैं। सिंध में गैरत के नाम पर 123 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। कराची में रमज़ान साल के पहले 7 माह में 381 अफराद कत्ल, 74 अफराद को दौरान डकैती कत्ल किया गया। ये स्ट्रीट क्राइम का जिन भी कराची में बेकाबू है। इसी मामले पर हम बात करेंगे। सोहेल शबीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानेंगे, जबकि SSP सिटी कराची शहला कुरैशी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। सोहेल, पहले आपकी जानिब आऊँगा, फरमाइएगा अब अभी तक जो आदाद शुमार सामने आए हैं वो क्या हैं, और इस पर जो पुलिस का महकमा है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं अब? बिल्कुल, देखें ये जो एक तंजीम थी प्राइवेट तंजीम, उसका आपने आदाद शुमार बताया, लेकिन जो पुलिस के आदाद शुमार हैं उसमें जो है वो थोड़ा सा तजाद है। पुलिस के मुताबिक आपकी जो 6 माह की रिपोर्ट है उसके अंदर तकरीबन 74 के करीब अफराद ऐसे हैं जिनको जो है वो कारोकारी की भींट चढ़ाया गया है। जबकि मैं आपको बताऊं कि पिछले अगर 5 सालों का जायजा लें तो पिछले 5 सालों में तकरीबन 500 के करीब, 503 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है, और उसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो ख़वातीन की ही जो है वो शुमार की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2018 में जो है वो तकरीबन 102 लोगों को जो है वो गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। 2019 में 108 जो है लोगों को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। 2020 था उसके अंदर 22 लोग गैरत के नाम पर कत्ल हुए, जबकि 2021 में 112 के करीब जो लोग हैं वो गैरत के नाम पर कत्ल हुए हैं, जबकि 2022 में जो है वो ये तादाद तकरीबन 85 के करीब थी। तो ये पुलिस का अपना रिकॉर्ड है, और पुलिस के रिकॉर्ड में हमेशा जो है वो कुछ कमी जो है वो देखने के लिए मिलती है, क्योंकि बेशतर केसेस ऐसे होते हैं कि पुलिस उसको गैरत के नाम पर जो है वो नहीं लेती है, और उसको दीगर जो मामलात हैं या तो घरेलू तनाज़ा करार दे देती है, या फिर किसी दूसरे जो है वो केसेस हैं उसके ऊपर जो है वो उसको रखकर इसको हटा दिया जाता है। इसी तरह जो है वो कराची शहर में गैरत के नाम पर जो वारदातें हुई हैं उसका तनासुब जो है वो वक्फे वक्फे से बढ़ता चला जा रहा है। जो कराची के गैरत के नाम पर जो कत्ल हैं उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सोहेल शबीर साथ ही रहिएगा। शहला कुरैशी साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। शहला साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा कि गैरत के नाम पर जो कत्ल हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है, कानून नाफिज करने वाले इदारे इस तमाम तर मामले को रोकने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
دیکھیے غیرت کے نام پہ جو کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہوئے، سہیل شبیر صاحب نے بھی ڈسکس کیا. بیسکلی یہ تمام کیسز کے فگرز ہیں جو کہ ایف آئی آر جن کی رجسٹر ہو چکی ہے، اور بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کہ ان رجسٹرڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ اب ایسا نہیں ہوتا. بیسکلی جب وومن پروٹیکشن ایکٹ 2006 میں آیا تو اس سے پہلے تو آنر کلنگ واز کنسیڈرڈ ایز این آنر. غیرت کے نام پہ قتل کرنا ایک فخر یا غیرت کو للکارنے والی بات ہوتی تھی کہ قتل کر دیا تو اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹواتا تھا. لائک اگر بیٹی کو باپ نے قتل کر دیا غیرت کے نام پہ تو باپ کے خلاف جو بیوی ہے اس کی شوہر کے خلاف ایکشن نہیں لیتی تھی، بیٹا باپ کے خلاف نہیں لیتا تھا. بٹ ناؤ وی ہیو لیجسلیشنز اور قوانین موجود ہیں جس کے اندر اگر جو مرڈر ہے کرائم اگینسٹ پرسن ہوتا ہے، اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور گھر والے کوئی اس قاتل کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہتے تو اٹس نو مور این آنر. اب اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے اندر کمپلیننٹ بنتی ہے اور اس کو مرڈر کا پرچہ تصور کیا جاتا ہے اور مرڈر کے انڈر سیکشن 302 میں ہی اس کو لانچ کیا جاتا ہے. تو یہ جو ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا 503 کیسز کا، یہ وہ کیسز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس پورے سندھ پروونس کے اندر، جس میں ٹاپ پر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لاڑکانہ ہے. اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ بہت سے ایسے کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ جو مجرم ہے وہ عدالت کے روبرو پیش بھی ہو جاتا ہے، اس شخص کو سزا بھی سنا دی جاتی ہے، لیکن اس سزا پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی ہے. سنا دی جاتی ہے لیکن اس کے اندر قانون تعزیرات پاکستان پینل کوڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ آفینسز قصاص اور دیت کے اوپر مبنی ہے، جس کے اندر کمپاؤنڈیبلٹی موجود ہے. تو جب کمپاؤنڈنگ ہو جاتی ہے یا آپس میں تسکیہ کر لیتے ہیں اور کمپرومائز کر لیتے ہیں، کمپاؤنڈیبلٹی قانون اجازت دیتا ہے تو اس کو ہم روک نہیں سکتے. لیکن جو لیگل کوڈل فارمیلٹیز ہیں ہم اس کو پورا فلفل کرتے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کی انسیڈنٹ رونما ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے یا غیرت کے نام پر ہوتا ہے تو اس کو پولیس جو ہے وہ ایز پر لا اس کو ٹیک اپ کرتی ہے. اب وہ جوڈیشل جو پروسیس ہے، جوڈیشری کے اندر پروسیکیوشن کا جو پروسیس ہے وہ ایک طویل، اور یہاں پہ ایویڈنس کے حوالے سے جو وٹنس پروٹیکشن میکینزم ہے اس کو بھی ہم نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ جو گواہان ہیں ان کو تھریٹس ہوتے ہیں یا کسی بھی قسم کی ایسی چیز رونما نہ ہو جو کیس کو کنوکشن کی طرف لے جانے سے روکے. ٹھیک ہے شیلا، ساتھ ہی موجود رہے گا. سہیل، یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں میں آگاہی دی جا سکے وہ کتنے بااثر ہیں؟ کیا لوگ اس حوالے سے انہیں آگاہی مل رہی ہے؟ کیا شعور آ رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں رپورٹ بھی کرنی ہے؟ بالکل، دیکھیں اس میں آگاہی کے ساتھ ساتھ جو ہم نے عملی اقدامات دیکھے وہ سندھ پولیس میں جو گزشتہ آئی جی صاحبان گزرے ہیں انہوں نے خواتین کے حوالے سے خصوصاً جو ہے وہ بہت مؤثر اقدامات کیے ہیں. اس میں وومن پولیس اسٹیشن تو جو ہے وہ موجود ہے ہی، لیکن اب جو ہے وہ مختلف مقامات پر خواتین ایس ایچ اوز بھی تعینات کر دی گئی ہیں، خواتین ہیڈ مورر بھی تعینات کی گئی ہیں، ایون کہ جو ڈیوٹی افسر ہیں ان کو بھی خواتین رکھا گیا ہے کہ تاکہ اگر کوئی خاتون یا کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ بآسانی آ کے نہ صرف اپنی ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں، اپنی شکایت کر سکتے ہیں، بلکہ اپنا پورا مسئلہ جو ہے وہ آسانی سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے. غیرت کے نام پر سب سے بڑا مسئلہ، جس طرح شیلا قریشی صاحبہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کمپلینر سامنے نہیں آتا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر واقعات جو ہے وہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں اور گھروں کے اندر سے واقعات جو ہے وہ کوئی بھی اپنے والد، اپنے بھائی، اپنے چچا کے خلاف نہیں جاتا ہے. اسی لیے ان ملزمان کو یہ بہت المیہ ہے کہ اس کو رپورٹ نہیں کیا جاتا ہے. بہرحال اس حوالے سے جو اقدامات سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کیے گئے ہیں وہ بھی خوش آئند ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سہیل شبیر، ہمیں اس بارے میں آگاہ کرے تھے. شیلا قریشی صاحبہ ایس ایس پی سٹی کراچی ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ بھی بہت شکریہ. ناظرین، لاہور میں بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا وحدت روڈ پر، جہاں پر ایک خواجہ سرا کے تشدد سے رکشہ ڈرائیور غلام شبیر جاں بحق ہو گیا. یہ واقعہ کیا ہے؟ مرزا رمضان بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. رمضان بیگ، بتائے گا یہ کیا واقعہ ہے اور اس پر اب کیا مزید کارروائی کی جا رہی ہے؟ جی بالکل ذیشان، یہ وحدت کالونی اقبال ٹون کے علاقے میں یہ بڑا واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک خواجہ سرا تھا جو سڑک کے بیک مانگ رہا تھا، تو اسی دوران ایک رکشہ ڈرائیور کا اس کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے اور رکشہ ڈرائیور کو یہ تشدد کر کے مار دیتا ہے، اور موقع پہ جو موجود تھے لوگ اس کو فوری طور پر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. تاہم ایس پی جو اقبال ٹون کی ہدایت پر اس کے بعد یہ خواجہ سرا، جس کا عدنان نام بتایا جا رہا ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالہ پولیس کیا جاتا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ مختلف روپ دھار کے بھیک مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کا جو نظام وہ بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے. لیکن یہ خواجہ سرا نے اس طرح اس کو مارا کہ وہ جو غلام شبیر تھا رکشہ ڈرائیور، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس کے بعد رکشہ ڈرائیور نے ان کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا، اور احتجاج کرنے کے بعد پولیس نے پھر ایک ٹیم تشکیل دی
जिसने ख्वाजा सराफ को गिरफ्तार किया। लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि लाहौर शहर में अगर इस तरह का अगर ये और मामूली सा झगड़ा, मैं आपको बताता हूँ कि ये भीख मांग रहा था और रिक्शा ड्राइवर ने इसको मना किया और ये तैश में आ गया और इसने ठीक है और उस पर वो झगड़ा हुआ। बहरहाल उम्मीद ये है कि इस हवाले से अब शफाफ इंक्वायरी होगी। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा रमज़ान बेगम हमारे साथ मौजूद थे, इस बात से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। कोयटा से आपको खबर देते हैं, जहां पर कचलाल के करीब स्कूल वैन और मुसाफिर बस में तसादुम के नतीजे में मुतादिद स्कूल के बच्चे जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फजल तवाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। फजल, किस तरह से हादसा पेश आया, बच्चों की हालत कैसी है? कुचलाग बाईपास पर मुसाफिर बस ने जो स्कूल वैन थी उसे टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में जो सुजुकी थी उसमें मौजूद 8 तालिब इल्म जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए और एक टीचर भी जो है इस वाक़े में शदीद ज़ख्मी हुआ, जिनमें 2 तालिब इल्म ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लवाकिन भी मौजूद है, इस वक्त ट्रामा सेंटर में मैं मौजूद हूँ और स्पोक्स पर्सन महकमा सेहत भी मौजूद है। सबसे पहले आप बताएँगे सर कि किस तरीके से ये हादसा पेश आया है, कितने बच्चे ज़ख्मी हुए हैं और उनकी हालत कैसी है? मैं तो खुद मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन चूंकि मेरे भतीजे हैं और ड्राइवर था, ये रूटीन में स्कूल आ रहे थे तो पीछे से एक तेज़ रफ्तार बस ने आके पीछे से गाड़ी को मारा है और वो गाड़ी ने फिर बहुत कलाबाजियाँ का ही नीचे गिर गई है, जिसमें सारे बच्चे जो है बहुत बेहद ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर वसी भी मौजूद है। सर, ट्रॉमा सेंटर में टोटल कितने ज़ख्मी लाए हैं और ज़ख्मियों के इस वक्त हालात कैसे हैं, कितने बच्चे हैं, असाज़ा कितने? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है ट्रामा सेंटर में 7 बच्चे दाखिल हैं और इनके एक टीचर दाखिल है। बच्चों में 2 बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस है, एक का ऑपरेट किया गया है। ठीक है, फजल तवाब हमें आगाह कर रहे थे कोयटा से, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मसाइल हम अपने प्रोग्राम में उजागर करें तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वीडियोज़ भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करें। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना है। खुदा हाफिज़।